हाँ जी, सेशन नंबर 212 डिस्कस करेंगे और आपको क्विज़ेज़ दे रहा हूँ मैं पर डे इस सेशन के साथ, तो उन क्विज़ेज़ को आप खुद से सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं, सभी के आंसर्स सही थे, जिन-जिन को लाइक किया था मैंने, ठीक है? और उन सभी के आंसर सही हैं। तो आज वाले सेशन में भी कुछ क्विज़ेज़ हैं, तो पूरा जब सेशन आप पढ़ेंगे, तो उन क्विज़ेज़ का आंसर आप जान पाएँगे, तो सेशन को एंड तक देखना है। और एक ये वाला जो बैच है बिगिनर्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग का बैच, जिनको ये वाला थोड़ा मुश्किल लगता है सेशन, तो वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू 7891 500 999 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? करें स्टार्ट? तो चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे आज का सेशन और सबसे पहले देखेंगे कि ये सेशन है किस बारे में, कहानी क्या हमें डिस्कस करनी है, ठीक है? देखो, क्या कहानी डिस्कस करनी है अपने को। The editorial discusses a proposed bill to reform India's nuclear power. एडिटोरियल डिस्कस करता है एक प्रस्तावित बिल है ना? इसका नाम भी तुमने सुना होगा, पहले भी किसी सेशन में हमने डिस्कस किया है, शांति नाम से बिल है। इसकी फुल फॉर्म है कुछ। इस प्रस्तावित बिल को डिस्कस करेगा और ये प्रस्तावित बिल है किसके लिए? रिफॉर्म करने के लिए। रिफॉर्म मतलब होता है इंप्रूव करना, सुधार करना। किसमें? इंडिया के न्यूक्लियर पावर फ्रेमवर्क में। भारत का जो परमाणु ऊर्जा सिस्टम है, फ्रेमवर्क का मतलब सिस्टम होता है, तंत्र होता है। बाय अलाउइंग ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, कैसे करेगा ये? जो निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ा के, वाइल रिटेनिंग स्टेट कंट्रोल ओवर सेंसिटिव एरिया, जबकि कुछ संवेदनशील मुद्दे यहाँ पे हैं, वो स्टेट कंट्रोल में रहेंगे, वो सरकार के कंट्रोल में रहेंगे। बाकी यहाँ पे जो निजी क्षेत्र की भागीदारी है वो बढ़ाई जाएगी। ये सब इस बिल के अंदर दे रखा है, जिससे होगा क्या? न्यूक्लियर पावर फ्रेमवर्क में सुधार होगा, ठीक है? आइए विस्तार से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सेशन इसका जो टाइटल है वो है स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन बहुत बार आता है, परीक्षा में भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फ्रेजल वर्ब जो भी एक फ्रेज है। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है एक लॉन्च पैड, मतलब शुरुआत कहाँ से है, ये यहाँ से शुरुआत करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। स्प्रिंग बोर्ड कह सकते हो। एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, उस स्प्रिंग पर जैसे कोई व्यक्ति जंप लगाता है और फिर वो कूदता है स्विमिंग पूल में, ऐसे आपने देखा होगा, तो वो जितनी ज़्यादा जंप लगाएगा उतना ही ज़्यादा मतलब अच्छे से वो कूद पाएगा, डाइव कर पाएगा। तो यही वो कुछ है, लॉन्चिंग पैड है, मीन्स टू एन एंड है, स्प्रिंग बोर्ड है। तो ये है कोई लक्ष्य की प्राप्ति का साधन, लक्ष्य प्राप्ति का साधन है ये, कुछ भी प्राप्त करने का साधन है। एक जगह का गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है तंत्र कह दीजिए, व्यवस्था कह दीजिए, प्रशासन कह दीजिए। प्रशासन, शासन, तंत्र। इंस्टॉल का मतलब है स्थापित करना, और इंडिजेनस जो है इसका मतलब है स्वदेशी, स्थानीय, घरेलू। ये सब इसके मतलब है, ठीक है? तो स्टेपिंग स्टोन क्या हुआ? ये एक लॉन्च पैड है, ये एक स्प्रिंग बोर्ड है, ये एक साधन है कुछ प्राप्ति का। किसको लेकर है? न्यूक्लियर पॉलिसी, परमाणु नीति को लेकर, और शांति बिल। बिल के पहले और एक्ट से पहले दे लगता है बताया हुआ है, ठीक है? खैर मोटा मोटा पढ़ेंगे एक बार ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए, उसके बाद में पीछे की जो चीजें हैं, जो ग्रामर की चीजें हैं वो बताऊंगा। इंडियाज न्यूक्लियर गवर्नेंस नीड्स रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस। रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? ये तो फ्रीडम होता ही है, आजादी, स्वतंत्रता। रेगुलेटरी का मतलब होता है नियम, नियमों से संबंधित, नियामक कह सकते हो इसको। तो भारत का जो न्यूक्लियर गवर्नेंस है, भारत का जो परमाणु प्रशासन है, शासन है, तंत्र है, उसको जरूरत है नियामक स्वतंत्रता की, नियमों की आजादी की जरूरत है इसको। जो भी रेगुलेटरी बॉडी है जो इसको रेगुलेट करती है, जो इसको एक प्रकार से नियम में बांधती है, वहां पे इसको स्वतंत्रता की आवश्यकता है। न्यूक्लियर पावर contributed only around 3% of the electricity generated in India in 24-25। 2024-25 में जितनी बिजली उत्पादित हुई भारत में, उसमें से केवल 3% उत्पादित हुई थी इस तरीके से, न्यूक्लियर पावर से, परमाणु ऊर्जा से, ठीक है? तो न्यूक्लियर पावर ने योगदान दिया केवल 3% का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में,
2024-25 में। द गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट, अब गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि भी इंस्टॉल 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047, कि 2047 तक हम 100 गीगावाट जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको स्थापित करेंगे, इंक्लूडिंग फ्रॉम एटलीस्ट 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय 2033। 2023 तक इनमें कम से कम 5 देशी टेक्निक वाले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब ये क्या है, ये वैसे तो आप ये रिएक्टर्स वगैरह सब पढ़ते हैं साइंस में। रिएक्टर का मतलब तो आप ऐसा मानिए कि जहां पे आप ये जैसे संयंत्र मान लीजिए, है ना। और ये मॉड्यूलर जो है इसका मतलब है कि इनके पार्ट्स को अलग अलग किया जा सकता है, इसको एक प्रकार से डिसइंटीग्रेट करके पार्ट को अलग कर सकते हो, उसमें कुछ जोड़ सकते हो, जैसे मॉड्यूलर किचन होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी चीज मॉड्यूलर है तो इसका मतलब उसमें जोड़ तोड़ की जा सकती है, वो फिक्स नहीं है, ये मॉड्यूलर है। तो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स 2023 तक 5 देशी टेक्निक वाले लगाए जाएंगे, ये इसमें शामिल है। क्या कहा, सबसे पहली बात इसने की 24-25 में बिजली उत्पादन में योगदान कितना था, 3% था। फिर गवर्नमेंट टारगेट रखा है कि 47 तक हम 100 गीगावाट कैपेसिटी का न्यूक्लियर जो ये कैपेसिटी है इसको हम स्थापित करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इसमें 5 ये इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हैं, ये तो हम 2033 तक ही लगा देंगे, ये कहानी है। अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं, ग्रामर वगैरह देखते हुए। इंडियाज न्यूक्लियर गवर्नेंस सब्जेक्ट है, नीड्स वर्ब है, किसकी जरूरत है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो भारत के न्यूक्लियर गवर्नेंस को आवश्यकता है रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस नाउन है, जिन वर्ड्स के एंड में ENCE आता है जनरली वो नाउन होते हैं, और जिन वर्ड्स के एंड में ये वाई आता है जैसे रेगुलेटरी, है ना, ये एडजेक्टिव है। और वैसे अगर आप इसको वैसे भी याद कर सकते हो कि एडजेक्ट नाउन से पहले दे रखा है तो एडजेक्टिव है, ठीक है भाई। अब देखो, न्यूक्लियर पावर सेंटेंस का सब्जेक्ट, कंट्रीब्यूटेड ये वर्ब। कंट्रीब्यूट कितना किया, केवल लगभग इतना किया, अराउंड का मतलब है अबाउट, अप्रोक्सीमेट, नियरली, लगभग। लगभग 3% ही कंट्रीब्यूट किया, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। बिजली कौन सी, अब ये नाउन है, कौन सी बिजली, जो जनरेट की गई, विच वॉज जनरेटेड, ये इसका मतलब है। इसको फुल फॉर्म लिखेंगे इसकी तो ये ऐसे है, विच वॉज जनरेटेड, जिसको जनरेट किया गया, जो बिजली उत्पन्न की गई भारत में 2024-25 में, ये बताया हुआ है। भारत में प्लेस, 2024-25 में टाइम, पहले प्लेस आता है उसके बाद में टाइम आता है। बात क्लियर है यहां तक। द गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट, गवर्नमेंट ने एक टारगेट डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट सेट सेट। क्या सेट किया है, टारगेट, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि वोट का आंसर है। वोट के जो भी आंसर्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, होम के आंसर होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने सेट किया है टारगेट, किसका, इंस्टॉल करने का। क्या इंस्टॉल करने का, 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी, कब तक, 2047 तक। ये जो बाई है इसका मतलब है बिफोर, मतलब इससे पहले पहले ये काम हो जाएगा। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, ठीक है, जिसमें शामिल है कम से कम 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये शामिल है। इंडिजिनस जो है वो एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में OUS आता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। स्मॉल भी एडजेक्टिव है, मॉड्यूलर भी एडजेक्टिव है, रिएक्टर्स नाउन है। तो आप ये मत सोचना कि एक नाउन से पहले एक ही एडजेक्टिव आ सकता है, यहाँ देखो 4 और 5वां और आ रहा है न्यूमरल, ये भी एडजेक्टिव है, संख्या बता रहा है, ठीक है। कब तक, 2033 तक। इस बाई का मतलब भी क्या है, बिफोर, 2033 से पहले पहले। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। वैसे तो PDF पूरी मिल जाती है आपको, ठीक है, वैसे फिर भी अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखें, आगे कह रहा है इन दिस पिक्चर, इस प्रसंग में, इस संदर्भ में। इन दिस पिक्चर का मतलब क्या होता है, इस संदर्भ में। ये लिखने की कोशिश किया करो भी, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो केवल आप सुने नहीं, लिखने की भी हैबिट डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। करके देखो एक बार। इंटेंडेड क्या है, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, इंटेंड का मतलब इरादा किया गया, तो ये है योजना बनाई गई, तो ये है योजनाबद्ध, डिजाइंड या मेंट, मतलब इसका इरादा ये था, प्लान्ड, योजनाबद्ध कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि इसका इंटेंशन इसके पीछे ये था,
देखते हैं देखो क्या है। इन दिस पिक्चर, इस प्रसंग में, इस संदर्भ में, द शांति बिल, जो शांति बिल है, प्रपोजेज प्रस्ताव रखता है टू चेंज हु कैन लीगली बिल्ड एंड ऑपरेट न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इसमें एक प्रस्ताव है बदलाव करने का, किस चीज में, कि कौन कानूनी तौर पर बना सकता है और ऑपरेट कर सकता है इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, जहां से बिजली उत्पादन होती है। सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज का मतलब है जो नॉन मिलिट्री यूज की है। एक तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो मिलिट्री के काम आती है, जब परमाणु बम की धमकी देते हैं जनरली देश एक दूसरे को, जब भी थोड़ा बहुत भी युद्ध हो जाए तब, वो अलग है। यहाँ पे बिजली उत्पादन के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको नाम दिया सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी, नागरिक परमाणु सुविधाएं। ठीक है, तो इस बिल में एक तो ये है कि भाई एक चेंज किया गया है, एक प्रस्ताव रखा है कि हम चेंज करेंगे, कौन बनाएगा इसको फैसिलिटी को और कौन इसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, बाय अलाउइंग द सेंटर टू परमिट न्यूक्लियर एनर्जी एक्टिविटीज थ्रू लाइसेंसेस टू गवर्नमेंट एंटिटीज, जॉइंट वेंचर्स एंड अदर कंपनी। तो ये कह रहा है कि अलाउ करके केंद्र सरकार को, इस बिल में कहा है केंद्र सरकार को अलाउ किया जाएगा कि वो क्या कर सकेगा, वो न्यूक्लियर एनर्जी एक्टिविटीज को परमिट कर सकेगा। ठीक है, न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा की जो क्रियाएं हैं उसको परमिशन दे सकेगा, लाइसेंस बांट के, है ना। और लाइसेंस किसको देगी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंटिटीज को देगी, सरकारी संस्थाओं को देगी। जॉइंट वेंचर्स, संयुक्त उपक्रम होंगे, उनको देगी। एंड एनी अदर कंपनी, और किसी भी कंपनी को, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, डिपेंड करता है कंडीशन पर। ठीक है, ऐसा करके शांति इंडिकेट्स, ये जो बिल है ये इंडिकेट करता है दैट द इंटेंडेड न्यू क्लास ऑफ ऑपरेटर्स, कि जो आपका इरादा है कि एक नए ऑपरेटर्स हम लेके आएंगे, चलाने वाले लोग अलग होंगे, हम डिसाइड करेंगे, इज डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल। तो ये क्या है, इसका इरादा ये है, ये क्लास जो है वो घरेलू निजी पूंजी है। ठीक है, किसकी बजाय, फॉरेन प्लांट ओनर्स की बजाय, कि हम अब फिलहाल घरेलू लोगों को शामिल करना चाहते हैं, पर जो फॉरेन कंपनीज है उसको हम यहां से हटाना चाहते हैं, इस शांति बिल में है। एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर इस संदर्भ में बात करें तो इस बिल में एक तो ये बात दे रखी है कि हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि भाई इसमें चेंज करना प्रस्तावित है, कि हम बताएंगे आपको कि कौन तो इनको बनाएगा और कौन इनको ऑपरेट करेगा। गवर्नमेंट लाइसेंसेस देंगी, गवर्नमेंट एंटिटीज को देंगी, इसके अलावा जो भी जॉइंट वेंचर्स है उनको देंगी, किसी और कंपनी को जो भी कंडीशन पे डिपेंड है उसको देगी। ऐसा करके ये जो शांति बिल है इसमें ये संकेत है कि भाई हम यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइवेट जो कैपिटल है उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, फॉरेन प्लांट ओनर्स की बजाय। ये कहानी है। अब देखो, इन दिस पिक्चर फ्रेज है मेरे भाई। फ्रेज क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक, दो और तीन, तीन शब्द हैं, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो भी होता है वो फ्रेज कहलाता है। तो इस संदर्भ में द शांति बिल सब्जेक्ट है, प्रपोजेज वर्ब है। ये शांति बिल प्रस्ताव देता है, प्रस्ताव रखता है किस चीज का, चेंज करने का। किसको, ये हु कैन लीगली। अब ये जो हु है ना, वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउन मानो इसको, ठीक है लेकिन ये क्या है, एक्चुअल में रिलेट कर ही नहीं रहा किसी को, ये एक अलग क्लोज बन रहा है। ये एक क्लोज बन रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है एक क्लोज, कि चेंज करेंगे किसको, कि कौन लीगली बिल्ड कर सकता है, लीगली एडवर्ब है, बिल्ड मैन वर्ब है, कौन लीगली कानूनी तौर पर बना सकता है और ऑपरेट कर सकता है, ये भी मैन वर्ब है, ये कंजंक्शन है। किसको, इन फैसिलिटीज को। ठीक है, बाई अलाउइंग, बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आंखें बंद करके भी तुम आईएनजी लगा सकते हो क्रिया के साथ। ठीक है, अलाउ करके, किसको, सेंटर को बताया था केंद्र सरकार से पहले दे लगेगा, ऑपोजिशन से पहले दे लगता है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार को अलाउ करके क्या करने के लिए, परमिट करने के लिए, किसको, न्यूक्लियर एनर्जी एक्टिविटीज को। किस माध्यम से, ये थ्रू है, किस माध्यम से, लाइसेंसेस के माध्यम से। और लाइसेंसेस देगी किसको, गवर्नमेंट एंटिटीज को। ये रिसीवर है, तो रेसिपिएंट जो भी होते हैं, रिसीवर जो भी होते हैं, उनसे पहले टू प्रपोजिशन लगता है। किसको मिल रही है कोई चीज, उससे पहले टू। किस किस को देगी, गवर्नमेंट संस्थाओं को। ये एंटिटीज क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हो उसको, कंपनीज कह सकते हो। जॉइंट वेंचर्स, संयुक्त उपक्रम, है ना। और किसी भी अन्य कंपनी, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सब्जेक्ट टू कंडीशन का मतलब है डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस या डिपेंड्स ऑन कंडीशन, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे कह रहा है शांति इंडिकेट्स। अब ये बिल के नाम से पहले उसे दे आता, लेकिन यहाँ पे बिल साथ में शब्द नहीं जोड़ा, इसलिए दे नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो बिल जोड़ा हुआ है साथ में, तो दे का प्रयोग है। तो शांति सब्जेक्ट, इंडिकेट्स इंडिकेट करता है, दैट कंजंक्शन है, क्या इंडिकेट करता है, कि जो इंटेंडेड न्यू क्लास है, क्लास नाउन है, न्यू एडजेक्टिव है, इंटेंडेड भी एडजेक्टिव है, दैट डिटर्मिनर है। ठीक है
इंटेंडेड वैसे पास्ट पार्टिसिपल है, अगर थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव दे रखा है तो इसका मतलब मानिए कि वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो जो नई क्लास, नया वर्ग, जिसको आपने एक प्लानिंग करी है जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए आप जिसका मतलब मेंट, जिसका अब तात्पर्य ये है आपका नई क्लास से, ऑपरेटर्स की कौन संचालित करेगा इसको, तो वो नई क्लास की वर्ब है इज, वो है डोमेस्टिक प्राइवेट पावर कैपिटल, रेदर देन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, फ्रेज है ये, के बजाय, किसके बजाय, फॉरेन प्लांट ओनर्स की बजाय। क्लियर है भाई, आगे चलें। देखो, इंडिया बीइंग एबल टू मीट इट्स 100 गीगावाट टारगेट विल इंडीड रिक्वायर लार्ज कैपिटल मोबिलाइजेशन। कह रहे हैं कि भारत को 100 गीगावाट टारगेट पूरा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिएगी, ठीक है। एंड अलाउइंग लाइसेंस्ड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, और आप अगर अलाउ कर दोगे, जिनको लाइसेंस आपने दिया है, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को अलाउ करोगे, है ना, एक्सपेंड्स द रोस्टर ऑफ एंटिटीज, तो इससे क्या होगा, कंपनियों की लिस्ट बढ़ जाएगी दैट कैन शेयर द कंस्ट्रक्शन रिस्क, जो कि कंस्ट्रक्शन रिस्क को शेयर कर सकती है। रिपीट कर रहा हूं, कहा ना 2047 तक 100 गीगावाट कैपेसिटी वाला हम इंस्टॉल करेंगे, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसके लिए चाहिए कि पूंजी आपको। अब आप क्या कर रहे हो, आप लाइसेंस बांट रही है केंद्र सरकार, किस किस को, गवर्नमेंट एंटिटीज को बांट रही है, आप जो भी जॉइंट वेंचर्स हैं उनको दे रही है। तो कह रहा है कि ऐसा जब करोगे आप, लाइसेंस्ड जो कंपनीज हैं उनको आपने एक काम दे दिया, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को, तो इससे क्या है कि लिस्ट बढ़ जाएगी, कंपनीज काफी ज्यादा इस सेक्टर में आ जाएगी, इससे जो रिस्क होगा वो बंट जाएगा, ठीक है, रिस्क जो है काफी हद तक कम हो जाएगा, शेयर कर सकेंगे वो, ये मतलब है। अब इंडिया सब्जेक्ट है, बीइंग एबल टू मीट इट्स 100 गीगावाट टारगेट, एक्चुअल में ये पूरा ही सब्जेक्ट मानो, ये पूरा ही सब्जेक्ट मानो, ठीक है। इसकी वर्ब है विल रिक्वायर, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। इंडीड एडवर्ब, इंडीड का मतलब होता है इन रियलिटी, वास्तविकता में, इनफैक्ट, ये मतलब है इसका। लार्ज कैपिटल मोबिलाइजेशन, मीट का मतलब तो है पूरा करना, मीट का मतलब मिलना भी होता है, यहां पे क्या है, पूरा करना। कैपिटल मोबिलाइजेशन का मतलब है पूंजी जुटाने की क्रिया, फंड रेज करने की क्रिया। और रोस्टर जो शब्द है इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है सूची कह सकते हो, समूह कह सकते हो, सूची या समूह, पूल, सेट या लिस्ट। अब ये इंडिया बीइंग क्यों लगा दिया इसने, एक्चुअल में ये ऐसे है कि इंडिया विल रिक्वायर, मैं इंडिया छोड़ रहा हूं एक बार, इंडिया विल रिक्वायर लार्ज कैपिटल मोबिलाइजेशन, है ना, और किसके लिए, टू मीट, ऐसा बनाऊं इसको मैं, या तो तब जाके ये सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है, कि भारत को जरूरत पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे इंडिया, अच्छा थोड़ी यहाँ पे कर भी सकते हो आप, यहाँ पे ये सब्जेक्ट ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिखोगे समझ में आ रहा है आपको कि ये सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। इंडिया, इंडिया को जरूरत पड़ेगी, किस लिए, समर्थ होने के लिए। ये यहां तक की जो बात है ना, इसने एक अलग तरीके से बताया है, बीइंग एबल टू, समर्थ होने के लिए, समर्थ किसके लिए होना है, पूरा करने के लिए, पूरा क्या करना है, 100 गीगावाट टारगेट, ठीक है। ये सब्जेक्ट है इंडिया, ऐसा समझ में आया ना, ऐसा किया तब समझ में आ गया कि इसलिए। तो भारत को जरूरत पड़ेगी लार्ज कैपिटल मोबिलाइजेशन की, किस लिए, मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए अपना 100 गीगावाट का टारगेट, ये मतलब है। इसी को इसने अलग अंदाज में लिख दिया, इंडिया बीइंग एबल टू, ठीक है। तो भारत को समर्थ होने के लिए, अब यहाँ पे क्या एक्चुअल में बी होने के लिए बी लगाना था, अब बी अकेला जो है ना बेस फॉर्म, वो इसकी कोई संभावना बन नहीं रही। ये बीइंग जो है, ये होने के नाते उस कंडीशन में, बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वैसा है कि इसके लिए, इस एबल होने के लिए, इसलिए यहाँ पे इसने बीइंग लगा दिया, ठीक है। और इसने क्लोज नहीं बनाया, क्लोज से बचने का भी तरीका निकाला, वरना ये पूरा एक क्लोज बन जाता है यहाँ तक का, समझ में आ रही है बात। इसलिए इसने क्या, बीइंग एबल किया। तो भारत को जरूरत पड़ेगी वास्तव में लार्ज कैपिटल मोबिलाइजेशन की, किस लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए। एंड अलाउइंग लाइसेंस्ड, अब ये जो है ना जेरेंड है, ये जेरेंड क्यों बोल रहा हूं मैं, ये जेरेंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तो बेस फॉर्म प्लस आईएनजी है, जिन वर्ब में आईएनजी होता है वो जेरेंड होती है जनरली, एक तो ये कहानी। दूसरी कहानी ये कि साहब जेरेंड जो है
वो तब भी होगा जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अगर आईएनजी फॉर्म में दे रखा है तो उसका नामकरण तुम क्या करोगे, जेरेंड है, ठीक है। तो ये अलाउइंग जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वर्ब है एक्सपेंड्स, ये वर्ब है यहाँ पे। लाइसेंस्ड एडजेक्टिव है, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, ये आपका, ये एंटिटीज नाउन है, नॉन गवर्नमेंट जो है वो भी एडजेक्टिव या मॉडिफायर का काम कर रहा है। तो कह रहा है लाइसेंस्ड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को अलाउ करना, जिनके पास लाइसेंस है, ऐसी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज मतलब ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की है, उनको अलाउ करना जो है वो बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड क्या होता है, एक्सपेंड का मतलब है इंक्रीज करता है या स्केल करता है, बढ़ाता है, ठीक है। किसको, रोस्टर ऑफ एंटिटीज, मतलब रोस्टर किसका है, लिस्ट किसकी है, तो ये है एंटिटीज की, इसलिए यहां पे क्या लगा दिया इसने, द लगा दिया। तो एंटिटीज के रोस्टर को, एंटिटीज की लिस्ट को, दैट कैन शेयर, अब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो एंटिटीज जो कि क्या कर सकती है, शेयर कर सकती है, किसको, कंस्ट्रक्शन रिस्क को, निर्माण में जो भी खतरे होंगे उसको ये साझा कर सकती है, खतरा बढ़ जाएगा, ज्यादा बड़ा खतरा नजर नहीं आएगा, ये कहानी है इसकी, ठीक है। आओ आगे देखो, शांति ऑल्सो सीक्स टू कीप द मोस्ट सेंसिटिव फ्यूल साइकिल्स इन स्टेट कंट्रोल वाइल होल्डिंग रूम फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन प्लांट डिलीवरी एंड पार्ट्स ऑफ द सप्लाई चेन। इस बिल में ये भी चाहा गया है या फिर ऐसा कोशिश की गई है, सीक का मतलब यहां देखो ये है तलाशना, तलाश करना, आस्क फॉर का मतलब है मांगना, और ट्राई का मतलब है कोशिश करना। तो जो भी आपको कॉन्टेक्स्ट दिखे उसके हिसाब से अर्थ निकाल लेना कि कोशिश करना है, मांगना है, तलाशना है। होल्ड रूम का मतलब होता है स्थान देना, होल्ड रूम का मतलब है स्थान देना, प्रोवाइडिंग स्कोप, अलाउइंग स्पेस। रेलेवेंट का मतलब है प्रासंगिक या संबंधित। स्केल का मैंने अभी लिखा ही था, बढ़ाना, ये कॉमा है, ठीक है। और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मतलब है न्यूक्लियर वेपन्स जो क्षमता है उसको बढ़ाना, फैलाना। प्रोलिफरेशन मतलब फैलाव होता है, तो परमाणु सुविधाओं का फैलाव, ये मान लो, परमाणु सुविधाओं का फैलाव। तो एक बार आपने वर्ड मीनिंग जान लिए तो आपके लिए आसान रहेगा ट्रांसलेट करना। अब देखो ट्रांसलेशन इसका क्या कह रहे हैं। शांति जो ये बिल है इसमें ये भी कोशिश की गई है या ये भी चाहा गया है टू कीप द मोस्ट सेंसिटिव फ्यूल साइकिल्स, कि सबसे ज्यादा संवेदनशील जो ईंधन साइकिल है इसके लिए, जो इस प्लांट को लगाने में सबसे अधिक संवेदनशील, जो सबसे अधिक रिस्क जिसमें है वो है फ्यूल साइकिल्स में, है ना, ईंधन चक्र, ये स्टेट कंट्रोल में रहे, जबकि स्पेस दिया जाए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी प्लांट डिलीवरी एंड पार्ट्स ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है। इसके लिए प्लांट डिलीवरी के लिए और पार्ट्स ऑफ द सप्लाई चेन, कुछ आपूर्ति श्रृंखला जो होती है, डिमांड और सप्लाई दो पार्ट होते हैं किसी भी चीज के, उसके जो कुछ हिस्से हैं ना वहां प्राइवेट प्लेयर को भी लाया जाए। रिड्यूसिंग स्कोप ऑफ कमर्शियल एंट्री, तो इससे थोड़ा स्कोप कम हो जाएगा, दायरा कम हो जाएगा, कि कोई कमर्शियल एंट्री नहीं हो पाएगी, मतलब जो बिजनेस करती हैं कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो नहीं आ पाएंगी उन सेगमेंट्स में, उन क्षेत्रों में मोस्ट रिलेवेंट टू स्केल पावर जनरेशन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसके लिए, बिजली निर्माण में। एंड कीपिंग फंक्शन सेंसिटिव टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन विद द स्टेट, और कीपिंग फंक्शन सेंसिटिव जो पावर जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और फंक्शंस को सेंसिटिव बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन विद द स्टेट। मतलब ये जो चीज है ना, ये दो दूसरी चीज है कि वो फंक्शंस जो कि सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए, परमाणु इस संयंत्रों के प्रसार के लिए, इस ऊर्जा के प्रसार के लिए, वो स्टेट के साथ रखे जाएंगे, वो सरकार रखेगी नियंत्रण। रिपीट कर रहा हूं, तो शांति बिल में क्या प्रस्ताव है उसकी चर्चा कर रहा है। तो यहां पे प्रस्ताव ये है कि जो सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है फ्यूल साइकिल्स का, उसको रखेंगे स्टेट कंट्रोल में, किसके पास, सरकार के पास। प्राइवेट कंपनी को स्थान देंगे, क्या देंगे, किस लिए देंगे, सप्लाई चेन में स्थान देंगे, प्लांट डिलीवरी में स्थान देंगे। इस प्रकार से कमर्शियल लोगों की एंट्री यहां पे हो नहीं पाएगी, अगर होगी तो केवल थोड़े समय तक, मतलब कुछ हिस्से तक सीमित रहेगा। इन हिस्सों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर जनरेशन के लिए, उसमें इनकी एंट्री नहीं हो पाएगी, और वो चीजें या वो कार्य जो कि सबसे अधिक संवेदनशील हैं इसके प्रसार के लिए, वो किसके पास रहेंगे, सरकार के पास। ये कहानी है। ऑल्सो जो है भाई ये एडवर्ब है और ये मैन वर्ब से पहले आता है।
शांति यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो शांति सीक्स, शांति को यहाँ पे क्या है, इसकी कोशिश है, या फिर कहें कि इसमें ये कोशिश की गई है या चाहा गया है। टू कीप, क्या करना, रखना, रखना किसको, सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सेंसिटिव एडजेक्टिव है और डिग्री सुपरलेटिव है इसलिए दया आ रहा है। फ्यूल साइकिल्स को स्टेट कंट्रोल में, जबकि वाइल कंजंक्शन है, और याद रखना वाइल के ठीक बाद में आईएनजी आता है। वाइल जब जब तुम देखोगे और इसके ठीक बाद में कोई वर्ब देखोगे तो यहां भी तुम आंख बंद करके आईएनजी लगा देना, इतना तो तुम सीख ही गए होंगे। सेशन नंबर 212 चल रहा है मेरे भाई, बहुत दिनों से हम पढ़ रहे हैं, तो ये बात तो आपको आ गई होगी, ठीक है। और होल्डिंग रूम, रूम का मतलब यहाँ पे है स्कोप, स्पेस, जगह कह सकते हो, ठीक है। ये दे रखा है अलाउइंग स्पेस, प्रोवाइडिंग स्पेस, जबकि रूम देते हुए, है ना, वाइल होल्डिंग रूम, स्पेस देते हुए प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए, निजी भागीदारी के लिए किसमें देना है स्पेस, प्राइवेट कंपनीज किसमें काम करेगी, एक तो प्लांट डिलीवरी में काम करेगी और सप्लाई चेन के कुछ हिस्सों में काम करेगी। इस प्रकार से ये करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कम करते हुए किसको, स्कोप को, दायरे को, किसकी, किसका दायरा, कमर्शियल एंट्री का, किन क्षेत्रों में, उन सेगमेंट्स में, सेगमेंट्स का मतलब यहाँ पे एरियाज मान लीजिए, उन क्षेत्रों को मान लीजिए, यहाँ पे है एरियाज, किन क्षेत्रों को, जो सबसे ज्यादा संबंधित है, सबसे अधिक रेलेवेंट है, किसके लिए, स्केल करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पावर जनरेशन, यहाँ पे कमर्शियल एंट्री को रिड्यूस कर दिया जाएगा। और जो फंक्शन सेंसिटिव है, जो काम सेंसिटिव है, संवेदनशील है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए, न्यूक्लियर प्रसार के लिए, उनको रखा जाएगा कीप विद द स्टेट, द स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, सरकार, सरकार के साथ रखा जाएगा, सरकार के पास रखा जाएगा। क्लियर है क्या भाई, आगे चलें। देखो, मिटिगेट का मतलब है कम करना, एक बार वर्ड मीनिंग जान लो, रिड्यूस, लेसन, एलिविएट। एम्बिग्यूटी का मतलब है अस्पष्टता, संदिग्धता, ठीक है। इन्फोर्समेंट का मतलब है लागू करने की प्रक्रिया, लागू करने की प्रक्रिया, इन्फोर्स करने का प्रोसेस, इंपोजिशन, इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। स्टैट्यूट का मतलब है कानून, विधि, कानून कह दो, विधि कह दो, एक ही बात। और कमीशनिंग का मतलब है संचालन कह सकते हो, किसी चीज को चालू करने का प्रोसेस, ठीक है। देखो, द बिल कुड ऑल्सो मिटिगेट, अब ये जो बिल है, अब ये संभावना जता रहा है कि ये भी कम कर सकता है क्या, लीगल एम्बिग्यूटी, अभी कानूनी दांवपेच बहुत ज्यादा है इसमें। तो कानूनी जो संदिग्धता बनी हुई है, अस्पष्टता बनी हुई है, इसको ये कम कर सकता है। न्यू एंट्रेंट्स फेस, अब ये कानूनी जो अस्पष्टता है कौन फेस करता है, जो नई एंट्रेंट्स, नए प्रवेश करने वाली कंपनियां फेस करती हैं। कैसे, कैसे ये कम कर सकता है, बाय पुटिंग सेफ्टी, इन्फोर्समेंट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इन तीनों विषयों को, सुरक्षा, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है वो, और कैसे विवादों का निस्तारण करना है, ये सब चीजें, एंड द टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, कैसे इसमें पार्टिसिपेशन होगा, कैसे इसमें भागीदारी होगी, इन सबको सेम स्टैट्यूट में रखकर, सेम कानून में रखकर, इस बिल के अंदर एक ऐसा स्टैट्यूट का प्रावधान है, एक ऐसे लॉ का प्रावधान है जिसमें इन सब विषयों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इन सबको एक में ही डाल देंगे। इससे होगा क्या, इससे लीगल एम्बिग्यूटी कम होगी, किसके लिए, न्यू एंट्रेंस जो फेस करते हैं उनके लिए। दिस कुड ऑल्सो रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अब इससे जो लेन देन की कॉस्ट है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, वो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, किसके लिए, डेवलपर्स के लिए, जो डेवलप करेंगे इन संयंत्रों को। एंड श्रिंक साइट अप्रूवल, और ये कम कर सकता है टाइमलाइंस को, समय सीमा को, किसके लिए, अभी क्या है, अभी पहले साइट देखते हैं कि ये जगह, इस जगह पे लगाएंगे संयंत्र, इसका अप्रूवल देने में टाइम लगता है, एंड कमीशनिंग, इसको फिर चालू करने में टाइम लगता है, ऑपरेशन में लाने में टाइम लगता है, इस टाइमलाइन को ये कम कर सकता है। ये पूरी कहानी है, इस बिल में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, आइए पढ़ते हैं विस्तार से। द बिल सब्जेक्ट, कुड हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब हो तो कुड ऑल्सो जो है वो बीच में लगता है हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के। ऑल्सो की 3-4 पोजीशन ही तो हैं, ऑल्सो या तो लगता है मैन वर्ब से पहले, या ऑल्सो लगता है हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब से पहले, या ऑल्सो लगता है इज एम आर वॉज वर अगर बी का रूप है तो उसके बाद में, ठीक है, और या ऑल्सो लगता है सेंटेंस से पहले। ये 4 कंडीशन ध्यान रखो, एक स्पोकन में लास्ट में भी आता है, लेकिन स्पोकन हम नहीं पढ़ रहे, रिटन इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूं। ये 4 कंडीशन है, या तो सेंटेंस के शुरुआत में एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, या मैन वर्ब से पहले, या हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में, या फिर बी के बाद में, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में।
ये 4 कंडीशंस याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, तो ये बिल जो है ये कम कर सकता है लीगल एम्बिग्यूटी को। लीगल यहाँ पे एडजेक्टिव है, एम्बिग्यूटी नाउन है, ये डिटर्मिनर है। कानूनी अस्पष्टता को, कौन सी कानूनी अस्पष्टता, जिसे नए एंट्रेंट्स, न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है और एंट्रेंट्स नाउन है, नई प्रवेश करने वाली कंपनियां, इस क्षेत्र में आने वाली नई कंपनियां फेस करती है, ये इसके सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब, ठीक है। कैसे यहाँ पे कम कर सकता है, ऐसा करके, ये प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन मैंने कहा था आंख बंद करके ही आईएनजी लगा सकते हो, इन सेक्टर्स को सेम स्टैट्यूट में डालकर, ठीक है। सेम स्टैट्यूट मतलब सेम कानून में डालकर। साथ में है दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब, ये कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है, ऑल्सो एडवर्ब है। ये यहाँ पे कम कर सकता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी, ठीक है, लेन देन की कॉस्ट को भी, किसके लिए, डेवलपर्स के लिए। और क्या कर सकता है, श्रिंक कर सकता है, श्रिंक का मतलब रिड्यूस करना है, मिटिगेट करना है, कम करना है। किसको, टाइमलाइन को, समय सीमा को। टाइमलाइन किसके लिए, इन 2 कामों के लिए, साइट अप्रूवल के लिए और कमीशनिंग के लिए टाइमलाइन कम कर सकता है। ये पूरी कहानी थी आज के एडिटोरियल की। अब हमारा एक सेगमेंट है मैच द कॉलम, इसमें एक्सरसाइज ये जो है ये इसीलिए एक्सरसाइज दी जाती है ताकि आप पूरा रिवीजन कर सकें करना देखें, और ये कर लोगे तो शुरुआत वाले क्वेश्चंस भी आपसे आसानी से हो ही जाएंगे। मिटिगेट क्या था, कम करना, तो रिड्यूस द सिविरिटी और इम्पैक्ट डी। एम्बिग्यूटी क्या होता है, अस्पष्टता, अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ क्लैरिटी। इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन, तो यह आ जाएगा ई। स्टैट्यूट कानून, तो क्या आ जाएगा, अ रिटन लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर। और कमीशनिंग क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करना, उसको संचालित करना, तो ए। ये आंसर्स हैं इसके, ठीक है। अब इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चंस का और ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। एक बताना है इस ब्लैंक में क्या आएगा, दूसरा बताना है रोस्टर शब्द का सिनोनिम, ये क्लोजेस्ट होता है, इसका मतलब क्या है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। एक बताना है ऑपोजिट किसका, स्केल का। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में भी यही गलती करके आओगे वरना जल्दबाजी में, ऑपोजिट है कि सिनोनिम है वो देखना। एम्बिग्यूटी का क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है, और ऑपोजिट बताना है इंडिजिनस का। ये आपको आंसर्स करने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आज का सेशन कंप्लीट हुआ, कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।